Let's Mike Career. भारतीय इतिहास में 7 जून उस दिन के रूप में दर्ज है जब युवा महात्मा गांधी एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया गया। उस दिन देश और दुनिया में क्या क्या घटित हुआ, आइए जानते हैं लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है डे इन हिस्ट्री। 7 जून 1893 का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहली बार इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे। किसी काम से दक्षिण अफ्रीका में वह एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, जिसका उनके पास वैध टिकट भी था, लेकिन उनको रंग भेद के आधार पर कंपार्टमेंट से निकल जाने को कहा गया। यानी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। गांधी जी रेलवे अधिकारियों से भिड़ गए और कहा कि वे लोग चाहें तो उनको उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन वह खुद से कंपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाएंगे। गांधी जी की यह दृढ़ता बताती है कि आप बल प्रयोग करके उनके शरीर को तो ट्रेन से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन आप बल प्रयोग करके उनके निर्णय को नहीं बदलवा सकते। वास्तव में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की यही हिम्मत सविनय अवज्ञा थी। यह घटना गांधी जी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस घटना से टूटने के बजाय गांधी जी और अधिक मजबूत होकर उभरे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। यहीं से उनके एक नए अवतार ने जन्म लिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक कानून के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत भारतीय समुदाय के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्ष 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उस समय गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह या फिर सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। 7 सालों के आंदोलन के बाद गांधी जी की कोशिश रंग लाई और दक्षिण अफ्रीकी सरकार समझौते की टेबल पर आने के लिए मजबूर हुई। 7 जून को देश और दुनिया के इतिहास में कई और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, आइए उन पर भी डालते हैं एक नजर। 7 जून वर्ष 1979 यानी कि 1979, जब भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम को सोवियत रॉकेट C1 इंटरकॉस्मोस से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का दूसरा रिमोट सेंसिंग उपग्रह था, जिसका वजन था 442 किलोग्राम। इसे टीवी कैमरा और माइक्रोवेव रेडियोमीटर से लैस किया गया था। इसका टेलीविजन कैमरा जल विज्ञान, वानिकी और भूविज्ञान से संबंधित डेटा एकत्रित करता था, जबकि माइक्रोवेव रेडियोमीटर महासागर, जलवाष्प, इन सभी का अध्ययन करता था। अब बात चल रही है भारत के दूसरे उपग्रह की, तो थोड़ी सी जानकारी आपको भारत के पहले उपग्रह के बारे में भी दे देते हैं। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। इस उपग्रह का नाम भारत के एक मशहूर खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया था। यह उपग्रह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को कपुस्तिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1974 जब भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ और आज ही के दिन वर्ष 1975 में पहले क्रिकेट विश्व कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के स्टेडियम में खेला गया। वर्ष 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। 7 जून से 21 जुलाई तक खेली गई इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में रखा गया था। उस समय वनडे मैच 60-60 ओवर का होता था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 ओवर में 334 रन बनाए। जवाब में भारत ने 60 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बनाए। सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से सिर्फ 36 रन बनाए और नाबाद रहे। उसी मैच में 59 गेंदों का सामना करते हुए गुडप्पा विश्वनाथ ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। कहा जाता है कि वनडे क्रिकेट का विरोध करने के लिए गावस्कर ने ऐसी धीमी पारी खेली थी। इस विश्व कप में भारत के कप्तान थे श्रीनिवास वेंकट राघवन।
फाइनल मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ और इस ऐतिहासिक मैच में पहला विश्व कप जीतने का गौरव वेस्टइंडीज ने हासिल किया। कप्तान क्लाइव लॉयड की अगुवाई में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 रनों से जीत हासिल की। आज ही के दिन की एक और ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये बात है 7 जून वर्ष 1981 की, जब इजराइल ने इराक के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ओपेरा। दरअसल इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 1970 के दशक में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने तमुज 1 और तमुज 2 नाम से 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए फ्रांस के साथ एक डील साइन की। इजराइल जानता था कि इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना उसके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि तानाशाह के तहत इराक का न्यूक्लियर पावर बनना बड़ा खतरनाक होगा। इजराइल के चिंतित होने के पीछे उसका मुख्य कारण सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई एक धमकी भी थी, जिसमें सद्दाम हुसैन ने कहा था कि अगर इराक में न्यूक्लियर बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों पर होगा। यही वजह थी कि इजराइल इस न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया। इसके लिए उसने कूटनीतिक और राजनयिक तरीके भी अपनाए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसे में इजराइल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था मेनचिम बेगिन, उन्होंने इराक के निर्माणाधीन न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई। अब हमले के रूट को लेकर एक दिक्कत थी, क्योंकि टारगेट के लिए एक बड़ी दूरी तय करनी थी और रास्ते में कई सारे दुश्मन देश आते थे। सीमित मात्रा में फ्यूल भी एक समस्या थी। आखिरकार हमले के लिए रूट का प्रस्ताव तत्कालीन इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल डेविड आइवरी ने दिया। योजना यह थी कि इजराइल के फाइटर प्लेन दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर स्पेस के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करेंगे। 7 जून 1981 को शाम 4 बजे इजराइल के 14 फाइटर जेट ने वहां से उड़ान भरी और इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ के अनुसार ऑपरेशन ओपेरा की डिटेल के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे इजराइल के फाइटर जेट ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन के बारे में कहा कि ऑपरेशन के शुरुआती फेज में आईडीएफ ने F4 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नए F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गए। ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड्रन 110 और 117 से 8 F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और बैकअप के लिए 6 F-15A फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। फाइटर जेट के अलावा इस ऑपरेशन में करीब दूसरे 60 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के बाद इजराइल के सभी फाइटर जेट 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने एयर बेस पर वापस आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इराक के करीब 10 लोग मारे गए। उनका महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिएक्टर बनने से पहले ही बर्बाद हो चुका था। न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक को लेकर कई देशों ने इजराइल की निंदा की, लेकिन जब वर्ष 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ तो इन्हीं नेताओं ने इस अविश्वसनीय ऑपरेशन ओपेरा का समर्थन किया, क्योंकि इजरायली हमले ने इराक को आखिरकार न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोक दिया था। लेट्स माइक के डे इन हिस्ट्री कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी इतिहास के किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। Let's Mike Career. लेट्स माइक नौकरी सर्च के इस अंक में चर्चा आरपीएससी के द्वारा वर्ष 2025 के लिए जारी किए गए अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में है। आरपीएससी ने हाल ही में वर्ष 2025 के लिए अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तिथियां जारी की हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि जून 2025 या उसके बाद आरपीएससी के द्वारा कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आरएएस मुख्य परीक्षा, जो कि 2 दिन में आयोजित होगी। इस परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून 2025 को किया जाएगा। अगली परीक्षा है लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है। यह परीक्षा 24 विषयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होगी 23 जून 2025 से और यह परीक्षा 6 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। इसके बाद अगली परीक्षा है
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 33 विषयों में आयोजित होने वाली परीक्षा है। परीक्षा का आयोजन 23 जून 2025 से प्रारंभ होगा और ये परीक्षा 6 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। इसके बाद अगली परीक्षा टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स एग्जाम 2024 जो कि ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है। इसका आयोजन 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। अगली परीक्षा बायोकेमिस्ट एग्जाम 2024 जो कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 7 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2024 यह परीक्षा ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है। इसका आयोजन 8 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एग्जाम 2024 जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, जिसका आयोजन 8 जुलाई 2025 को होगा। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम 2024 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 9 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगली परीक्षा होगी रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम 2024 जिसका आयोजन 10 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इसके बाद जेल डिपार्टमेंट के द्वारा अगली परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसका नाम है डेप्यूटी जेलर एग्जाम, जिसका आयोजन होगा 13 जुलाई 2025। अगली परीक्षा असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2024 जिसका आयोजन 29 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इसके बाद अगली परीक्षा होगी ग्रुप इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड 2 एग्जाम 2024 जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, जिसका आयोजन 29 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इसके बाद अगली परीक्षा होगी वाइस प्रिंसिपल ITI एग्जाम 2024। इस परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। अगली परीक्षा होगी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एग्जाम 2024। इस परीक्षा का आयोजन होगा 17 अगस्त 2025। इसके बाद सीनियर टीचर एग्जाम 2024 ग्रेड 2 यानी कि यह परीक्षा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होगी। यह परीक्षा 8 सब्जेक्ट्स में आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होगी 7 सितंबर 2025 से जो कि 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2024 जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड प्री एग्जाम 2024 7 विभिन्न सब्जेक्ट में इस परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2024 जो कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होगी। इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2024, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2024 और ARO एंड AARO एग्जाम 2024 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 से 19 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इसके बाद सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम एग्जाम 2024 जो कि होम डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, जिसका आयोजन 9 नवंबर 2025 को किया जाएगा। वर्ष 2025 के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 30 अलग अलग विषयों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 3 विभिन्न चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण की परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 12 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद परीक्षा का अगला चरण शुरू होगा 15 दिसंबर 2025 से जो कि 19 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। परीक्षा का तीसरा चरण प्रारंभ होगा 22 दिसंबर 2025 से जो कि 24 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं उन परीक्षाओं पर जिनकी तिथि हाल ही में RPSC ने जारी की है और ये परीक्षाएं वर्ष 2026 के जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित होने वाली है। इनमें सबसे पहली परीक्षा है लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2025। यह परीक्षा आयुष विभाग के द्वारा आयोजित होगी जो कि 11 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद दूसरी परीक्षा है डिप्टी कमांडेंट यानी कि उप समादेष्टा प्रतियोगी परीक्षा 2025 जो कि गृह रक्षा विभाग के द्वारा
11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। कनिष्ठ रसायनज्ञ यानी कि जूनियर केमिस्ट एग्जाम ये जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। अगली परीक्षा होगी सहायक विद्युत निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2025, जिसका आयोजन ऊर्जा विभाग के द्वारा होगा और यह परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम आरपीएससी के द्वारा यथा समय जारी कर दिया जाएगा। लेट्स मेक नौकरी सर्च के इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी अन्य उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद। Let's make career. लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज चर्चा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है, इस योजना से किसानों को क्या लाभ होगा, इस योजना का वित्त पोषण कैसे किया जाएगा, योजना में नाबार्ड की क्या भूमिका है, साथ ही ये योजना कब से लागू की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संघीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। आइए नजर डालते हैं योजना से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियों पर। योजना का कवरेज क्षेत्र, यह योजना उन 100 जिलों को कवर करेगी जहां कृषि उत्पादकता काफी कम है, फसल सघनता मध्यम है और जहां कृषि ऋण औसत से कम है। अब जानते हैं योजना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना तथा दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना। भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1,70,00,000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। इस योजना के लिए अलग से किसी बजट का आवंटन नहीं किया गया है। इस योजना का वित्त पोषण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस के माध्यम से किया जाएगा। योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा होगा। और अंत में जवाब इस सवाल का कि यह योजना कब से लागू की जाएगी। जैसा कि हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2025 को ही की जा चुकी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही यह योजना लागू कर दी जाएगी। Let's make career. आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कोशिश किए बिना ही हार मान लेते हैं, दूसरे वो जो कोशिश करते हैं, भले ही वो हार जाएं लेकिन वो कोशिश जरूर करते हैं। मुझे दूसरे लोग पसंद हैं क्योंकि उनसे ये संतोष कौन छीन पाएगा कि उन्होंने कुछ कर दिखाने का प्रयास तो किया। जब जब चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त सम्राट बनने की जरूरत हुई है, तब तब ऐसे चाणक्य गुरु की भी आवश्यकता है। और ऐसे ये गुरु आज लेट्स माइक के इस गुरु मंत्र कार्यक्रम में हम सभी के बीच उपस्थित हैं। विपिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लेट्स माइक का और आपकी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। सर, मैं बिना देरी किए आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं एक छात्र हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ और कहाँ से शुरू करूँ। जो ये छात्र छात्राओं की एक आम समस्या है, वहीं से कि शुरुआत कैसे करें। सही सवाल आपने उठाया। दरअसल आजकल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि हमको क्या करना है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के बाद, स्कूल में भी आप देखें तो 10th क्लास के बाद ही ये समस्या शुरू हो जाती है कि 11th में हमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम चूज करना चाहिए। फिर चलो एक बार उस समस्या का समाधान हो जाता है तो 12th के बाद फिर वही समस्या आ जाती है। फिर कैसे भी करके हम वहाँ भी कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन में कर लिया, उसके बाद फिर से वो समस्या आती है, अब ग्रेजुएशन के बाद क्या। यानी कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फेज में होते हैं। हमको 10th क्लास में कहा जाता है कि एक बार बस 10th बोर्ड के एग्जाम है, उसके बाद आप फ्री हो। हाँ, जबकि हम कभी फ्री नहीं हो पाते। 10th के बाद सेम वो समस्या 12th में, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद।
यानी कि एक कॉमन प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है और वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना है। समस्या का समाधान ये है जो मैं आपको अब्राहम लिंकन के शब्दों में बताना चाहूंगा। जी सर, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दो तो मैं 4 घंटे लगाऊंगा पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करने। यानी कि कोई काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले प्लानिंग में आप पूरा टाइम लगाओ। जी, जैसे उनको 6 घंटे में पेड़ काटना है तो उन्होंने 4 घंटे लगाए पहले कुल्हाड़ी की धार तेज की जाए, क्योंकि पेड़ काटना इतना मुश्किल टास्क नहीं है। मुश्किल टास्क है कि आपके पास जो उपकरण है वो एकदम धारदार। जी, ऐसे ही आप चाहे कोई भी स्ट्रीम चूज क्यों ना करें, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमेशा ट्रेंड चलता रहता है कि भाई इस वाले स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप है, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है। जैसे हमारे टाइम पे हम लोगों को लगा कि मेरे साथ वाले भी सब लोग 10th क्लास के बाद बायोलॉजी लेना चाह रहे थे, भाई बायो में ज़्यादा स्कोप है। कभी एक टाइम पे चलता है कि कॉमर्स लेंगे, तभी आपने देखा होगा कि सब बीटेक कर रहे हैं, सब इंजीनियर बन रहे हैं। अब आप देख भी रहे बीटेक करने के बाद भी फिर कहते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग में उतना स्कोप नहीं है। किसी फील्ड में स्कोप कभी भी नहीं होता, स्कोप होता है पर्सन में, आपकी कैपेबिलिटी में। आप जहाँ हैं, जिस फील्ड में भी है, अगर आपके अंदर क्षमता है आप हर जगह अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा आपने सवाल पूछा, आपके मुद्दे पर आता हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। जी, शुरुआत अपने अंदर से की जाए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए। आपकी एफिशिएंसी जो है, आपको वही स्ट्रीम चूज करना चाहिए। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट। जी सर, उसमें आमिर खान का एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि मान लो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि आप गायक बन जाओ और लता मंगेशकर को कहा जाता कि आप फास्ट बॉलर बन जाओ, तो दोनों ही फेल होते हैं। कि अगर उनके ऊपर दबाव है कि ये करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी, अब वैसे आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नई जनरेशन है, अब ये अपने आप में ही काफ़ी कुछ एडवांस है। ये खुद पहले से बताता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये फील्ड चूज करना है। हम जो स्टूडेंट टाइप में, यानी कि 10th 12th क्लास में जो हम थे, तब बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज थे। अब उनको पहले से पता है कि हमको इस स्ट्रीम में जाना है। तो आजकल ये समस्या थोड़ी सी पहले से कम हुई है, पर अभी ये समस्या उस स्तर पे है जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कौन से फील्ड में जाएं, क्या करें। इसका वही जवाब जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रीम में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है कि जिसमें आप कोई भी जाओगे तो उसमें सक्सेस पा लोगे। स्ट्रीम जाना, यानी किसी स्ट्रीम में जाना सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता की गारंटी होती है परसेवरेंस। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति जहां भी जाए, जब जो भी स्ट्रीम चूज करे, वो उसमें उतना ही सक्सेस हो जाता है। जी, क्योंकि वो एक काम करने का तरीका सीख गया है कि मुझे हर काम परफेक्शन के साथ करना है। ये शायद अमेरिका के ही किसी राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, शायद अब्राहम लिंकन ही है। जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे पास झाड़ू लगाने का भी काम होता, अगर मैं सड़कों पर झाड़ू भी लगाता, तब भी मैं उतने ही परफेक्शन के साथ करता कि आप झाड़ू लगने के बाद पहचान पाते कि ये झाड़ू उसने लगाई है। यानी कि आपके काम करने में आपका परफेक्शन दिखना चाहिए। तो आपको कहाँ जाना है, ये बात तय करता है कि आपके अंदर क्या है। आप जो काम जितनी कह सकते हैं कि क्षमता के साथ कर सकते हैं, एक्सीलेंस के साथ कर सकते हैं, आप उस स्ट्रीम को चूज कीजिए और तसल्ली से एक समय दीजिए अपने आप को। मैं जो भी आपके दर्शक हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट से देख रहे हैं प्रोग्राम, तो आप पहले ये चूज करें, तसल्ली से अपने आप को टाइम दें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इसमें आप तसल्ली से टाइम दें कि आखिर मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और उसके आगे तक की एक प्लानिंग रखिए। जी, अभी होता क्या है, या तो स्टूडेंट पेरेंट्स के प्रेशर में जाते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे जिससे मैं मिलता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो उनसे पूछता हूँ कि क्यों कर रहे हैं यूपीएससी की, कि पापा ने बोला यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उनके पापा भी सिविल सर्वेंट हैं, या कोई है तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, या किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी सेम फील्ड में जाएं। जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, एक तो फैमिली प्रेशर में आते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं पीयर प्रेशर में, दोस्तों को देख के, सारे दोस्त पूरा ग्रुप इधर जा रहा है तो उधर चलती है। तीसरी कैटेगरी और है, वो आती है किसी फील्ड की चकाचौंध देख के, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत चमक करना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अब आपको लगा, जितना मैं जानता हूं, कि आजकल कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, कुछ स्टूडेंट यार बहुत सारे लोगों को
जैसे मुंबई सबको खींचती है जी, सबको हीरो बनना है, बिल्कुल सबको एक्टर बनना है। अब उनको ये लगता है कि एक्टर बनने के बाद जैसे दिखते हैं, जैसी चकाचौंध है, आपने अनुभव की है ये चीज भी, लेकिन क्या है उसका जो प्रोसेस है ना वो इतना आसान नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं वो यूपीएससी की चकाचौंध देखते हैं, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको लगता है कि आईएएस होना कितनी शानदार चीज है, आईपीएस होना कितनी शानदार चीज है। लेकिन आप वास्तविकता देखें कि एक साल में 150 लिए जाए में 150 आईएएस आईपीएस, और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 7 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं जी ना, 5 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं। फाइनल उनमें से जिनका सिलेक्शन होता है, जिनको प्रॉपर आईएएस और आईपीएस मिलता है, ऑलमोस्ट सब मिला के 150-200 के बीच में होता है। लेकिन अब कुछ लोग वो चकाचौंध देख के आए कि अगर हम, जैसे आजकल एक रील वाला कल्चर बड़ा चला है, बहुत सारे आईएएस भी बस रील बना रहे हैं, आईपीएस भी आजकल देख रहा हूँ पोस्ट पे आईपीएस पर है, पर ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रहे हैं, बाइक रोक के पूछ रहे हैं लाइसेंस दिखाओ, हॉर्न दिखाओ। क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें एकदम अट्रैक्ट करती है, उनको फिल्मी सीन लगता है, सिंघम आ गया, इसने पकड़ लिया, बाइक रोक ली, तो उनको लगता है इस फील्ड में जाना चाहिए। अब वो आ गए उस फील्ड में, लेकिन तब पता चलता है कि ये ऐसे नहीं बनते। उसके लिए आपको लंबे टाइम तक बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी। यानी कि आप चकाचौंध देखकर भी अगर फील्ड चूज करोगे तब भी आपका फेल होना तय है। आप फैमिली प्रेशर में चूज करोगे तब भी आपका फेल होना तय है। और आप पीयर प्रेशर में दोस्तों के साथ अगर सारा ग्रुप जा रहा है तो आप उस फील्ड में जा रहे हैं तब भी आपका फेल होना तय है। तो फिर हम कैसे करें कि हम जहां सफलता की गारंटी हो, सफलता की गारंटी केवल तभी है जब आप अंदर से मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए। अब किसी बच्चे को अगर खुद लगता है कि मुझे आईएएस बनना है तब वो सफल होगा। किसी स्टूडेंट को खुद लगता है उसे डॉक्टर बनना है तब वो अपनी जी जान लगाएगा। पेरेंट्स उसको जितना भी रिसोर्सेज दें वो उसमें से बेस्ट करके दिखाए। और वो तो आपको जब फैमिली वाले अपने प्रेशर से बेचते हैं तो कई बार फैमिली पेरेंट्स को भी आपने कहते सुना होगा कि इसको हमने सब कुछ दिया है, एक से एक फैसिलिटी दी है, दिन भर एसी चलता रहता है, बाइक दी है, कार दी है, पढ़ने को सब कुछ दिया है, फिर भी इसके मार्क्स नहीं आते। उसका कारण ये आपने उसको सब कुछ दिया है और उसके अंदर से उस चीज के लिए, उस काम के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और जब तक उसका खुद का एक्साइटमेंट नहीं होगा तब तक आप चाहे उसको कितने ही फैसिलिटी क्यों ना दे दें, तब तक वो उस काम में सफल होने वाला नहीं है। तो यानी मुझे उम्मीद है आपके पहले सवाल का जवाब मिला होगा। आपका सवाल था कि शुरुआत कहाँ से मिल जाए सिखाएं। तो मेरा मानना यह है शुरुआत में एक आराम से लंबा टाइम दें तैयारी के लिए और पहले इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं खुद क्या बनना चाहता हूँ जी। और लॉन्ग टर्म प्लान करें, ये नहीं कोई चकाचौंध देख के ना जाए, क्योंकि आप जो भी बनेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपको कम से कम 30-35 साल तक लगातार उस फील्ड में काम करना है। तो अगर 30-35 साल तक किसी काम में आप लगातार एनर्जेटिक रह सके, आपके अंदर एक्साइटमेंट बना रहे, तब उस फील्ड को आप चुनें। ये देख के नहीं कि यहाँ बस चकाचौंध है, बहुत अच्छा है, पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। आपको 35 साल तक टिके रहना है। एक सामान्य में मान लो कि आप 25 की एज में किसी सरकारी नौकरी में आए, 60 में रिटायरमेंट है, तो आपको 35 साल एक फील्ड में टिका रहना है। तो आप वो फील्ड चुने जो 35 साल पर आपको एक्साइटेड करता रहे, बोरियत महसूस ना करे। ऐसा ना लगे आप बस अपने आप को ढो रहे हैं कि आपका शरीर उठा के आप ले जा रहे हैं नौकरी पर पहुंच के और वापस आ रहे हैं। इसलिए शुरुआत वहां से करें जहां से जो फील्ड आपको अट्रैक्ट करे। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पर ज़्यादा टाइम ले दिया। नहीं बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग में ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर मेरा इसी में एक सवाल है छोटा सा, कि आपने कहा कि जो आपका मन करे या जिसमें आप अच्छे से कर सको, जैसे आपने एक बात भी कही कि अगर आप झाड़ू अच्छे से लगाते हो तो आप झाड़ू ही लगाओ। लेकिन अगर किसी आईएएस का बेटा है और वो सोचे कि मैं झाड़ू वाली नौकरी करूं, या छोटे तबके की कोई नौकरी उसको पसंद आ रही है कि मैं क्लर्क बनना चाहता हूँ, या मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम, मैं तो खाती बनना चाहता हूँ, मैं अच्छे पलंग बनाऊंगा, अच्छी कुर्सियां बनाऊंगा, तो क्या सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता उन लोगों पर? देखो पहले तो ये थी एक जो बात कही जाती है, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता ना, लेकिन ये तो सिर्फ कही जाती है ना सर, कहीं ना कहीं। नहीं कहने वाली बात नहीं है जी, सॉरी। इस बात में वास्तविकता है। जैसे आपने दो बातें एक साथ कही, दोनों अलग अलग चीजें। पहले आपने कही कि क्लर्क बनना चाहता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी क्लर्क नहीं बनना चाहता। क्लर्क वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हमको कोई ना कोई सरकारी नौकरी चाहिए जी, पहली बात। ओके, जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं जानता हूँ, मैंने तो अभी नहीं देखा ऐसा
कि किसी स्टूडेंट का ये सपना है कि मुझे क्लर्क बनना है, वो जो क्लर्क वाली कैटेगरी में आता ना, वो ये है कि हमको कोई भी सरकारी नौकरी करनी है। दरअसल उनका सपना है सरकारी नौकरी। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल जोड़ा कि मान लो किसी को कारपेंटर का काम करना है, तो उसको ये है कि असल में जो कारपेंटर है ना, वो एक आर्टिस्ट है जी। और अगर वो बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है ना, तो उसके सफल होने के बहुत चांस है, क्योंकि आप देखते हैं हर चीज में इतना स्कोप है। आप देखो कि विदेशी कंपनियां यहाँ आके यहाँ मार्केटिंग करती है, यहाँ आके प्रोडक्ट अपने बेच रही हैं। अब अगर आप अच्छा फर्नीचर बना रहे हो, अच्छा घर बना रहे हो, आप एक आर्किटेक्ट अच्छे हो, आप कारपेंटर अच्छे हो, ये तो आर्टिस्ट है। और अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट है तो आर्ट में तो स्कोप अनंत है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। और अगर आपको वो फील्ड अट्रैक्ट करता है, अब इसमें भी फर्नीचर में भी जैसे आपके उदाहरण को मैं खींच रहा हूँ कि अगर कोई बाय हार्ट कारपेंटर है, उसको लगता नहीं कि मैं एक अच्छा कारपेंटर बन सकता, वो खुद अपने दिमाग से प्लानिंग करेगा कि फर्नीचर में भी इनोवेशन क्या कर सकूँ। बिल्कुल। और कौन सी नई कैटेगरी के, जैसे आप आजकल मैं तभी यूट्यूब पे देखता हूँ कि कुछ ऐसे फर्नीचर हैं कि दीवार में फर्नीचर सेट किया हुआ है, उसी को ऐसे खोल देते हैं, उसी को वापस फोल्ड कर दिया। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, जैसे बेड को ही बेड में सब कुछ बना दिया है, वही फोल्ड होकर सोफा बन गया है, वही कुछ और बन गया। यानी अगर उसके मन में है कुछ इनोवेटिव करने का, तो वो जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें बहुत अच्छा करे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।